जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेट मुख्य परीक्षा में हर हाल में अगर सिलेक्ट होना है तो आपकी रणनीति यानी स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग क्या हो। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि अपन कंपटीशन में कितने लोग हैं। तो L1 में हर 17 कैंडिडेट में से लगभग 17 में से एक सिलेक्ट होगा, और जो L2 की बात हो रही है वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पर हर 25 स्टूडेंट में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। अब यहां पर आकर हम बात करते हैं कि हम किस में शामिल होना चाह रहे हैं, उस एक में या बचे हुए में। अब समय वाला भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो आप मान के चलिए कि आपकी एग्जाम जो फरवरी में है वो ज्यादा से ज्यादा भी गई तो मार्च में जाएगी। ये भी हो सकता है कि मार्च में बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ी और आगे चली जाए। लेकिन अगर ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आप यहीं हार जाओगे, क्योंकि आपकी तैयारियां कमजोर पड़ जाएगी। अरे हमारे पास तो अभी टाइम है। आपको तैयारी उस तरह से ही करनी है कि हाँ भाई फरवरी में भी एग्जाम हो तो हम सिलेक्ट हो सकते हैं। अब ये हो गई एक बात। अब सिलेक्शन के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। आप तो ये तो मानते हैं ना कि हर सिलेबस का हर पार्ट हर स्टूडेंट उतना प्रॉम्प्टली नहीं कर पाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लिए स्कोरिंग एरिया कौन सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का वाचन करके बता देता हूं। आपकी परीक्षा में 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, यानी 300 नंबर का पेपर है, और पेपर एक ही होगा। अब आपको वो जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। याद रखिए आपके जो पात्रता परीक्षा थी ना उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहां पर निगेटिव मार्किंग से काफी असर पड़ेगा, तुक्के नहीं लगा सकेंगे, रिस्क फैक्टर रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, आपको समय भी ज्यादा नहीं दिया गया है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको उन सारी चीजों को ध्यान में रख के रणनीति बनानी है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो आकलन है कि फाइनल जो कट ऑफ है वह सामान्य तौर पर यानी जनरल कैटेगरी की 65% से ज्यादा नहीं जाएगी। अब आप कहेंगे कि पिछली बार इतनी गई थी उतनी गई थी, मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। इस बार एग्जाम पूरी गंभीरता से होगी। पेपर भी शायद क्या हर बार निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से अच्छे स्तर के बनते हैं। कंपटीशन तगड़ा है और निगेटिव मार्किंग होने से 65% के आसपास आपकी कट ऑफ स्टैंड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है 2-5% आगे पीछे हो, पर आप इसको बेस बना सकते हैं। अब हम क्या करें कि हमारी तैयारी इससे ऊपर की रहे और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अंक हम लाएं। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, यह 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 27% इसका भारांक है। इसी का दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, राजस्थान का जीके, शैक्षणिक परिदृश्य, आरटीई और सामयिक, ये 50 अंकों के आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन, यानी इसका भारांक कितना है 17%। तो जो पहला पार्ट मैंने बोला वो हो गया 27 और सेकेंड पार्ट हो गया 17, यानी ये मिलकर के हो गए 44%। अब आपको इसकी ध्यान से तैयारी क्यों करनी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पार्ट में क्या, राजस्थान का जीके, और क्या दे रखा है सामयिक, और पहले पार्ट में क्या दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। अब जाहिर है कि दोनों कॉमन है, दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं। आप अगर एक पार्ट की तैयारी करोगे तो दूसरा पार्ट आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। तो भले दिखने में 2 पार्ट है, पर जो दूसरा बिंदु है उसमें अलग से 2 ही चीजें हैं, शैक्षणिक परिदृश्य और आरटीई। बाकी दोनों चीजें लगभग सेम है। तो आपको यहां पर रिस्क नहीं लेके बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इन दोनों बिंदुओं की। और तीसरा बिंदु है संबंधित विषय। संबंधित विषय 120 अंकों का है। इसका वेटेज आपके सभी अंकों में सबसे ज्यादा है, 120 अंक मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे, और 40% आपका ये एरिया कवर करता है। अब आप याद रखिए कि पहले बिंदु दूसरे बिंदु आपके हो गए 27 और 17 44%, और ये बिंदु हो गया 40, यानी आपके तीनों मिलाकर कितने हो गए 84%। और कट ऑफ की संभावना मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा तब आप मुझे याद करेंगे, 65 ज्यादा से ज्यादा 70%। यानी अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आपके छूट भी जाते हैं, हो सकता है आप इसी एरिया से सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद का आप देख लीजिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान है वह 20 अंक के हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 7% वेटेज है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान है जिससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं और कोचिंग की दुनिया में कमाई भी इसी के नाम की ज्यादा होती है।
तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है 20 अंकों का है, मात्र 7% वेटेज है, 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना तकनीकी, वह 10 अंक की 5 क्वेश्चन आएंगे, सबसे कम 3% वेटेज है। अब आपको यह पता लग गया कि आपका सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है और वेटेज क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अगले किसी वीडियो में एक पॉइंट पर और डिटेल डिस्कस कर लेंगे, पर यहां पर हम ये बता रहे हैं कि आप अपनी एग्जाम में श्योर सिलेक्शन के लिए एक आपकी रणनीति तैयार कर ले। अब रणनीति तैयार करने में आपको बताना चाह रहा हूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे अहम चीज है कि हम तैयारी कहां से करें। मैंने कह तो दिया कि भाई संबंधित विषय जो भी आपका सोशल स्टडी है या साइंस मैथ्स है या फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, तो हम तैयारी कहां से करें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट होता है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है। ये जो आपके सब्जेक्ट है, वर्तमान सिलेबस की जो पाठ्य पुस्तकें स्कूल में चल रही है उसी से बनेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि संबंधित विषय का हिस्से का जो पेपर बनेगा उसमें पेपर सेटर को किताब के किस पेज से क्वेश्चन लिया गया है वह पेज नंबर भी डालना पड़ता है। इसलिए आप अनावश्यक गाइड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े। आप तीसरी कक्षा से लेकर के 10वीं 12वीं जो भी आपका कंसर्निंग लेवल, उसमें डिफिकल्टी लेवल दे रखा है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। गाइड के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। पिछले कुछ एग्जाम का भी मैंने पेपर एनालिसिस करा है, देखने में यही आ रहा है कि अधिकतर गाइड सामान्य तौर पर उसमें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही है। अब टेक्स्ट बुक में भी आपको अभी बता दूं कि RSCERT द्वारा ये जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत वर्क बुक तैयार की गई, ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है 1 से 8वीं तक, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक जो NMMS के पेपर्स है उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर सेटर की साइकोलॉजी लगभग एक जैसी होती है और ये पेपर किस में से बनाए जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में से। तो इनमें से जो क्वेश्चन है हो सकता है हूबहू आपकी रीट फाइनल एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ जावे। तो आपको कहीं इधर उधर दौड़ने भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। अलग अलग तरह की गाइड है, हर गाइड अपने अपने स्तर पे उस मैटर को और बड़ा के कर देगी। आपको उस चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये चीज जरूर देख लीजिए। फिर अहम चीज क्या आती है, ICT के लिए हम क्या पढ़े। तो ICT के लिए जो स्कूलों में जो किताब चल रही है वो आप देख लीजिए। यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने अपनी BEd और STC में जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती थी, जो सिलेबस में मेंशन की होती है, उन किताबों से पढ़िए। गाइड का जो बताने का तरीका है, गाइड में जो मैटर दिया होता है नॉर्मली उसमें से बहुत कम प्रश्न आते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप उन टेक्स्ट बुक में से पढ़िए। और अगर आपकी तैयारी नहीं भी हो पा रही है तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज 10 क्वेश्चन 20 अंक और मात्र 7% है। फिर आप देख लीजिए कि अगर हम सिलेक्ट होने के लिए एक कदम और आगे क्या, कई बार स्टूडेंट का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, थ्योरेटिकली उसको बहुत ज्यादा पता होता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तब अपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता और वहां जाकर डिफीट खा जाता है। फिर हम देखते हैं कई स्टूडेंट कहते हैं इसका तो दूसरा चांस था, तीसरा चांस था, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये तो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, जो सिलेक्ट हुआ उन लोगों तो में इतना ज्यादा दम नहीं लग रहा था। एक्चुअली में बात होती प्लानिंग की, बात होती कंटेंट की, बात होती पढ़ने के तरीके की। तो आप इस तरह से पढ़िए कि वो पढ़ा हुआ आपको परीक्षा में नंबर दिला देवे। अहम चीजें आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब मॉक टेस्ट में भी क्या, मार्केट में जो मॉडल पेपर्स आते हैं आपने देखा होगा, अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो न तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होते हैं, न उनका सिलेबस से कोई बहुत ज्यादा मतलब रहता। उनके चक्कर में नहीं रहना, आपको पुराने पेपर हल करना है, टाइम लिमिट का पता लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा, सर पैटर्न तो चेंज हो गया, फिर हम पुराना पेपर कैसे हल करें। अरे अभी के सिलेबस में कुछ तो ऐसा होगा जो पुराने सिलेबस से कुछ हिस्सा कॉमन होगा, उसको आप हल करिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि बैठे बैठे ही आपको यूं थाली में लड्डू मिल जाए, वो संभव नहीं है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। OMR शीट का आपको बहुत अच्छी स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम में हमारी ड्यूटी के दौरान हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, आखिरी में बच्चे के पास OMR शीट के भरने के लिए टाइम कम रह जाता है कई, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या मेंटेलिटी रहती है, पहले तो हम क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के आगे टिक लगा देते हैं, बाद में इकट्ठे एक साथ सर्किल भर देंगे। ऐसा नहीं होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हड़बड़ी में अगर एक भी सर्किल ऊपर का नीचे हो गया, 13वें की बजाय 14वें क्वेश्चन पर आपने उसके उत्तर पर सर्किल भर दिया तो पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको तुरंत
सर्किल भरना है। और ये सारी स्ट्रेटजी अभी जो अपन स्ट्रेटजी बना रहे प्लान कर रहे हैं ना, तो अभी से आपको OMR शीट पर टेस्ट देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ग्रुप में पढ़िए। अब ग्रुप में क्यों पढ़ना है? अकेले पढ़ते हैं नींद आती है, दिमाग किताब सामने रहती है लेकिन पत्ते पलटते जाते हैं, दिमाग में कुछ जाता नहीं, वर्कलोड बहुत ज्यादा नजर आता है। ग्रुप में क्या होता है, एक स्टूडेंट किसी का स्पेशलिस्ट होता है, दूसरा स्टूडेंट किसी और हिस्से का स्पेशलिस्ट होता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन मिल जाता है, संबल मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग पैदा हो जाती है पॉजिटिवनेस में कि चलो इसने इतना पढ़ा है तो थोड़ा मैं भी और ज्यादा पढ़ लूं। कई क्वेश्चन जो अपनी नजर से सुपरफिशियली निकल जाता है, दूसरा स्टूडेंट उसी अपने ग्रुप का दूसरा या तीसरा स्टूडेंट उसी को कोट करके कहेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो पहले एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है, तब हमारे जहन में थोड़ा अच्छा गहराई से बैठ जाता है। लेकिन ग्रुप का मतलब यूं नहीं कि आप कोई पूरी टीम इकट्ठी करके मटर गश्तियां करो, 2 जनों का या 3 जनों का। एक स्टूडेंट अक्सर बहुत गलती करते हैं और बड़ी शान से बोलते हैं। क्या गलती करते हैं? घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं। शान से क्या बोलते हैं? मैं तो पूरी रात पढ़ा, मैं तो 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा। नहीं, यह तरीका आपको कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा। आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। मुझे आज हर हाल में अपने सिलेबस का यह हिस्सा पूरा करना है। अगर ये 4 घंटे में पूरा हो जाए कोई बात नहीं, समय रहेगा, मूड रहेगा और दूसरा हिस्सा कर लूंगा, नहीं तो भले सो जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। और अगर ये हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो रात की 12 बज जाए, पूरी रात निकल जाए, पर मैं तब तक नहीं सोऊंगा या तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं हिस्सा पूरा नहीं कर लूं, तो ही आप सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। इसलिए घंटों और इनकी बात करना बंद करिए। आप ये बात करिए कि आपने सिलेबस का कितना हिस्सा कवर किया है। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि अगर जैसे नोट्स की बात करें, वैसे माय मिशन अपनी ऑफलाइन क्लास से फेमस है। अधिकतर लोग मुझे पूछते हैं कि यार माय मिशन फ्री क्लासेस है, फिर भी इसमें से इतने सिलेक्शंस कैसे आ जाते हैं? रेशो वाइज आपके पास तो बच्चे भी कम है। तो मैं उनको यही कहता हूं कि हम बच्चों को ज्ञान नहीं बांटते हैं, टू दी पॉइंट चीजें देते हैं। एक ही प्रश्न एक ही फैक्ट से कितने अलग अलग तरीके से पूछा जाता है वो हम प्रैक्टिस कराते हैं। पर फिर भी हमने टेलीग्राम पर कुछ नोट्स वगैरह डाल रहे हैं, शायद वो आपके काम आ जाए। अगर आप करंट पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर से भी जरूर पढ़िए, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी चीजें आ रही, चाहे समसामयिक है चाहे जो जीके है, वो सब राजस्थान ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली हर स्टेट चाहेगा कि वहां के लोकल जो स्थानीय कैंडिडेट है उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, तो सपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए इस तरह से किया जा सकता है कि अपने स्टेट की चीजें ज्यादा डाल दी जाए। अब जो आप जीके वगैरह पढ़ते हैं ना, तो स्कूली एजुकेशन में राजस्थान की जो राजस्थान अध्ययन है, जो राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य से संबंधित जो टेक्स्ट बुक है, उनको पूरा घोट डालिए और अच्छे से समझ के पढ़िए। आजकल ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन फैक्ट्स पे आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन एनालिटिक्स के हिसाब से भी आ रहे हैं, सही कूट का चयन करने वाले भी आ रहे हैं। वो जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे, पुराने पेपर्स देखेंगे, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो उन किताबों को अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश आपको जरूर करना है। और बाकी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अपना जो भी विषय पढ़े, वेरी फर्स्ट आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़े, वर्कबुक का सपोर्ट ले लें, NMMS के क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए और डेफिनेट मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन होगा और होकर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।